नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और सियासत ने ले लिया है आसमानी मोड़, जिसकी वजह से मईशत पे हो गया है सख्त दबाव बरपा। और वजह उसकी ये बनी है कि जनाब वाला अब हुकूमत के टिकने के इम्कानात बहुत ही कम रह गए हैं। ताम फिर भी कैप्टन ने कह दिया है कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा और देखते हैं अब क्या होता है। और इस सारी तनाव किसी सूरत हाल के अंदर डॉलर जो है ओपन मार्केट के अंदर भी तेज़ी से ऊपर की जानिब जा रहा है। परेशानी, घबराहट, सरमायाकारों के अंदर एक अजीब सी हिजानी कैफियत पैदा हो गई है। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया था उनकी अब जान तकरीबन निकल गई है। सब जो हैं वो बीपी के सख्त किस्म के मरीज़ बन चुके हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जाते ही ऐसा तवक्को किया जा रहा है कि रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन पे, हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे हमदर्द लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर इन्वॉल्व हैं। और उनके नाम जो हैं वो, उनकी जो साख है और रेपुटेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर अलीम खान साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो थोड़े अरसे के लिए शायद लाहौर के जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि अलीम खान साहब खुद भी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब तो मीडिया मोगल भी बन गए हैं, मीडिया में भी आ चुके हैं अलीम खान साहब। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अलीम खान साहब का नाम चंद जगहों पर जब आता है, चंद जगहों पर, यहाँ नहीं, चंद जगहों पर जब आता है तो एंकर पता नहीं क्यों पुरजोश और जोशीली हो जाती है, जैसे पता नहीं वो शाहरुख खान का जिक्र कर रही है अलीम खान के बजाय। अलीम खान साहब तशरीफ ले आए हैं, ले आए। अबे भाई ले आए तो क्या हो गया यार, ऐसी क्या बात हो गई। हाँ, लेकिन हो सकता है कि भाई अलीम खान का तुक्का लग जाए। आप कहेंगे इसका बिजनेस और उससे क्या ताल्लुक है। असल में लाहौर में लोग स्टॉक नहीं खेलते, ना लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं ना कुछ और, सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी, प्लाट, तेरा प्लाट, मेरा प्लाट, मेरे पैसे नहीं देते, तुम मेरे पैसे नहीं देते, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही होती। टोटल प्लाटों के ऊपर पूरे लाहौर में कोई शादी की दावत हो, कुछ हो, तेरा प्लाट किने दा, मेरा प्लाट किने दा, तू किने दा देगा, मैं किने दा देगा, मतलब इससे आगे कोई नहीं है। मतलब हर आदमी ब्रोकर बना हुआ है पूरे पंजाब में ही, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक भी खैर एक तरह से शहर कराची से भी है लेकिन शहर लाहौर से भी है, तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है। तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर की सी कैफियत इस वक्त पाई जा रही है, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डिज़ोल्व कर देते हैं असम्बलियाँ तो फिर छटोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उस सूरत में हाथ पैर फुल ठंडे, पीर बाबा खुश रहेंगे, क्योंकि पीर बाबा हर सूरत हाल में ठीक रहते हैं। पीर बाबा, आपको पता है पीर बाबा का फोकस वैसे भी सिंध और कराची की तरफ आ चुका है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, जहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा के उन्होंने लोगों को यहाँ से थोड़ा बहुत भगा भी दिया है, लोअर मिडिल क्लास वालों को। तो नाम किसी का नहीं लिया मैंने, नाम नहीं लिया मैंने किसी का। तो पीर बाबा खुश रहेंगे, क्योंकि पीर बाबा बड़े प्लानर आदमी हैं। तोबा तोबा, फिर ये पीर बाबा से ज़्यादा होशियार रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई बंदा मिल जाए आपको। देखो कैसे इसने टाइमिंग बनाई होती है, इस बंदे को पता होता है, इसने वर्ल्ड क्लास, लोग मजाक उड़ाते थे जब मैं कहता था ये वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट इन्होंने हायर किए हुए इस तक के लंदन तक के। फिर अब आपको पता है कि लंदन से इनके ताने बाने पीर बाबा के कैसे मिले। तो मैं लोगों को यही समझाता रहा हूँ कि भाई इसकी तरफ, अच्छा अब ये खौफ की सी कैफियत ये कि लोगों ने हर तरह का धन जो है वो कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। अब जाहिर बात है जब गवर्नमेंट चेंज होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जरदारी साहब वेंडेटा नहीं करते, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, खाओ और खाने, मतलब जियो और जीनो दे वाली पॉलिसी है। सॉरी, मुझे तो बहुत पसंद करते हैं जरदारी साहब, इसलिए मैं क्यों कुछ बोलूँ। आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी, वी आर फाइन। लेकिन इशू ये है कि उनकी पॉलिसी ये है कि भाई वेंडेटा नहीं रखना उन्होंने, वो किसी के खिलाफ वेंडेटा नहीं रखते कि यार मैं आते ही हुकूमत में फलां के पीछे पड़ जाऊँगा, फलां के पीछे पड़ जाऊँगा। देखो पुलिस वाले थे, उन्होंने उनके साथ कितने बुरा सलूक किया जब वो मतलब मुख्तलिफ किस्म के कैदो बंद की कैफियत में थे। नवाज शरीफ साहब ने कितना जुल्म किया जरदारी साहब पे, पर्सनली जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब ने बदला नहीं लिया। आपने चेक किया इस बंदे का, इस बंदे ने बदला नहीं लिया, अपना काम ये करता चला गया। जरदारी को मैं इस मामले में मानता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब को, ये चैंपियन आदमी है। देखो किस तरह मुशर्रफ अपने आप को बड़ा समझता था, उस तक को जो है इसने मामू बनाकर जरदारी साहब ने, आप देखें कि मुल्क का सदर भी बन गया। और देखें जिस तरह प्रेशर करके इन्होंने मुशर्रफ साहब को निकलवाया,
आपको देखा होगा आपने कैसे मुशर्रफ को इन्होंने आउट किया, ऐसी टेक्निकल मार मारी, सूबों से करारदादें पास की। अब मुशर्रफ को पता लग गया ज़मीन पाकिस्तान में तंग हो रही है, उसको सलामी दे के यहाँ से छुट्टी करा दी। ठीक है, इसी तरह ये पूरी टेक्निक जो अब इमरान खान साहब के खिलाफ चलाई है कैंपेन, ये चलाई है जरदारी साहब के जहन ने और उनकी सोच और उनकी फिक्र ने। कैसे देखें, ऐसे पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि एक शख्स जो ऐसा, मतलब इमरान खान साहब का तो कॉन्फिडेंस आप चेक करें यार, उस बंदे तक को इन्होंने परेशान कर दिया कि आमिर लियाकत टाइप आदमी को उससे मिलना पड़ गया, वरना कहां इमरान खान और कहां ये। लेकिन यह कि मजबूरन इस तरह की कैफियत में वो लेकर आ गए और परवेज इलाही साहब के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। परवेज इलाही साहब, लोग कह रहे हैं कि यार प्रॉब्लम, परवेज इलाही साहब मजे में है भाई, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। स्पीकर का इंतखाब होगा तो यह बंदा अपनी जगह मुस्तहकम रहेगा। उन्होंने अपना स्पीकर वाला इस्तीफा नहीं दिया, याद रखें बुजदार साहब ने अपना सीएम वाला दिया है। तो ये टेक्निकल बात है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पीटीआई में हैं, लेकिन इनको कोई मसला नहीं, इनकी साख बहुत अच्छी है। अगर कल को ये किसी और अच्छी सियासी जमात में भी मतलब इनका मुकाम होगा एक। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। हेलो शौकत बसरा साहब, गल वध गई है, मैंने कहा गल वध गई है। अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताएं। सरमायाकार बहुत परेशान है, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर प्रेशर आ रहा है। क्या कहते हैं आप शौकत बसरा साहब? देखिए अली भाई, गुजारिश ये है कि ये बात तो आपकी सच है कि जब अनस्टेबिलिटी होगी तो वहां पर आपकी इकोनॉमी पे जहां पहले बहुत प्रेशर है और ज्यादा प्रेशर आएगा। और फिर दूसरी बात, इन हालात में जो आपका दुश्मन है, जो आपके मुखालिफ हैं, जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो भी मैदान अमल में होंगे। तो हमें इन सब फैक्टर को सोचना चाहिए कि इससे कोई हमारा मुखालिफ फायदा ना उठाए। और अभी जो आप बात कह रहे हैं जो इकोनॉमी पे प्रेशर आया है, डॉलर पे प्रेशर आया, तो डेफिनेटली इसके ऊपर महंगाई पे इशू आएगा। लेकिन एक बात रेस्ट एश्योर, इमरान खान ने हमेशा डंके की चोट पे बात की है। उनको कोई इस बात का लालच नहीं है कि हमने किसी को खरीदो फरोख्त करनी है, किसी से हमने वोट खरीदने हैं, हमने कोई ऐसी पॉलिटिक्स करनी है जो डर्टी पॉलिटिक्स हो। खान डंके की चोट पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल इस बात पे कि हमने एक तो ये जो डू मोर कहने वाले और ये जो डिक्टेशन लेने वाले हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, बिल्कुल किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, पहली बात। और ये कहते हैं ना ओवर अ डेड बॉडी, और ये अब तो इट इज ओपन एंड शट केस। अगर अदलिया इसको मेरे ख्याल में इक्वल ऑर्डर ना करती तो एक एक चीज कौम के सामने रखनी थी, लेकिन अभी भी जो चीजें हैं वो छुप नहीं सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। और वो लीडर जो इस वक्त दुनिया में इस्लामी उम्मा का एक लीडर और सिंबल बन के उठ रहा है, तैयब उर्दगान हो, शहजादा सलमान हो और इमरान खान हो, ये लोग इस वक्त मुस्लिम उम्मा की एक उम्मीद है। उनके खिलाफ साजिशें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होंगी। जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। खान साहब इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में खान साहब पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक को एक एक बात हम इत्माद में लेंगे, क्योंकि हम जिस निजाम को कहते हैं जमहूरियत है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए मरना जीना है, हम सबको मरना जीना हमारा पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग हमेशा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब नारा लगाया घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, हेनरी किसिंजर ने क्या किया। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इतना जबरदस्त मुल्क, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें, अल्लाह ताला की इतने बड़े रहमतें हमारे ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से लीडर नहीं मिला जो आंख में आंख डाल के बात कर सके, लीडर नहीं मिला। मेरी एक मुख्तसर सी बात सुनो, एक बीबा या बंदा है हमारा राजा रियाज, आप राजा रियाज साहब के साथ डिप्टी अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। सर वो तो बैन अवी साजिश की बात नहीं कर रहा ना, वो तो अपने इलाके की बात कर रहा, अपने हल्के की बात कर रहा, अपनी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा। उसे मना के वापस लिए हैं, आप दोनों साथ साथ रहें, या उनकी बात से मानूस हो जाएं या आप उनको मानूस कर लें। आप दोनों तो साथ साथ रहे ना, मुझे याद है। राजा साहब के साथ हमने इकट्ठे काम किया है, उनका सोचने का अपने एंगल हो सकता है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इन्हीं दिनों में चूंकि ये इन्फॉर्मेशन सारी शेयर हुई है, हो सकता है वो उनके पास ना हो। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा,
मैं उनकी बात पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अब तो ये एक देखिए मेरी बात सुनिए, वक्त का वजीर आजम आपके पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने ये बात कहता है, उसको अस्करी क्यादत के साथ शेयर करता है। और आज हमने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला लिया है, अगर किसी को कोई गलत फहमी रहेगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात, कल जो पाकिस्तान के मारूफ सहाफी हैं उनको बुलाया गया, उनसे तमाम उसकी डिटेल्स डिस्कस की गई और तमाम हमारे जो फेडरल कैबिनेट के लोग हैं उनको एक एक चीज बताएगी, बल्कि उनको तो लेटर दिखाया भी गया। अच्छा, अब कुछ जिम्मेदारियां बतौर जाहिर हमें, मैं फिर कह रहा हूं, आज वो सियासत नहीं होनी चाहिए जो बंद कमरों वाली है, जो ड्राइंग रूमों वाली है, जो साजिशों वाली है। हमारा मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमने पहले 80,000 लोग अपने शहीद करवाए हैं, आज भी हमारा एक हालत यह है कि भूख है, नंग है, बेरोजगारी है, और क्या हम लोग इन्हीं के एजेंडों पे काम करते रहेंगे कि डू मोर वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हमें ड्रोन छोटी सी चीज पूछता हूं शौकत बसरा साहब, ये जितने लोग हैं ये सब मुहिब वतन लोग हैं जो मुनहरिफ आपके अरकान हैं, ऐसे तो आप नहीं कह सकते कि ये बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। ये बड़े नामवर सियासतदान हैं, बहुत सारों ने आपके साथ काम भी किया है। नूर आलम खान साहब पीपल पार्टी के अंदर एक दौर के अंदर आप लोग कौलीग भी रहे हैं, वो पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी, उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसके लिए 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया क्या चीज़ है? बाकी भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो साउथ पंजाब के जो मेंबरान हैं सर, ये करोड़ों क्या इनके लिए चीज़ है? ये अरबोपति हैं, आपको पता है इनकी लैंड होल्डिंग्स का, और जिनके नाम आप ले रहे हैं सर, मतलब ये लोग बहुत बिलियनियर लोग हैं। ये 20 करोड़ रुपए इनके लिए पीनट है जो कीमत आप बता रहे हैं, तो सर इन पर इनकी किरदार कशी तो ना करो ना सर आप। नहीं भाई, यहाँ रुक जाए। मैंने जितनी गुफ्तगू की है उसमें से कोई मुझे एक लफ्ज निकाल के दिखा दें, मैं किसी को मैंने गद्दार कहा हो, किसी को मैंने कहा हो कि इन्होंने गद्दारी की है या किसी गैर मुल्क से पैसे उठाए, मैंने तो नहीं बात कही है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो, और मैंने बात ये कर रहा हूँ कि ये जो एक हमें थ्रेट लेटर आया है, जो हमें कहा गया है नाम लेकर कि अगर तुम लोगों ने खान साहब अगर वजीर आज़म रहेंगे, इसके मुल्क को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको इबरत का निशान बना देंगे, आप वजीर आज़म नहीं रह सकते। मैं तो वो बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर कोई अनजाने में कोई किसी इस्तेमाल हो रहा है या उनको चीजों को पता नहीं है, तो खान साहब ने तो ये भी कहा था कि हम जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसके सामने वो लेटर रखने को तैयार हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये धमकी मियां नवाज शरीफ को आई होती, या आसिफ अली जरदारी साहब को आई होती, ये मियां शहबाज शरीफ साहब को आई होती, या हमारे मुल्क का कोई भी वज़ीर आज़म होता, तो हम उनके साथ खड़े होते। यार क्या बात कर रहे हैं अली भाई आप? मैं बात ही और कर रहा हूँ, आप बात और कर रहे हैं। ये बात है हमारी खुददारी की, ये बात है हमारे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की, ये बात है हमारी आने वाली नस्लों की। या तो ये सोच लें कि हमने गुलाम रहना है, फैसला कर ले कि हमने मंगता रहना है, गुलाम रहना है, नस्लों को गिरवी रखना है, हमने IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन के रहना है, तो मेरे भाई सत बिस्मिल्लाह, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे मुल्क 70 साल से चल रहा था चला ही रखें, मौजे ही मौजे हैं। एक लीडर आया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इतनी बड़ी गर्दन कर दी अमेरिका ने उसकी, नहीं की? आपको पता है इस बात का? क्या साजिश नहीं हुई थी? क्या उसको जुडिशियल मर्डर नहीं कहा गया अदालतों में? बात सुने भाई मेरे आप है। इस वक्त बात है मेक और ब्रेक की। इस वक्त बात यह है कि आपके पास अल्लाह ने एक लीडर दिया है जो इस वक्त उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, और इसकी जितनी भी कीमत चुकानी पड़े पीछे नहीं हटेंगे मेरे भाई। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा शौकत बसरा साहब, सरमायाकार हो, बिजनेसमैन हो या आम शहरी हो मुल्क का, वो इस वक्त ये सोच रहा है कि क्या वजीर आज़म इमरान खान साहब नए इलेक्शन की कॉल देने वाले हैं? हम बात इस्तीफे की नहीं कर रहे, हम बात इसकी कर रहे हैं कि क्या असम्बलियाँ तहलील करके नए फ्रेश इलेक्शन, जो कि मैं कहूँगा PTI के और आप लोगों के सियासी इत्तेहादियों की देरीना डिमांड है। सियासी इत्तेहादियों की बात हो रही है, आपके अंदर पार्टी में बात हो रही है कि अभी आइडियल तरीकाकार ये है कि असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन बुलाए जाएं, तो इमरान खान साहब को और PTI को उसका फ़ायदा होगा। क्या ये होने वाला है? जो होता है और जो सियासी लीडर होता है, पार्टी का सरबराह होता है, वो हमेशा अवाम का सामना करने के लिए उसको तैयार होना चाहिए, और वो तैयार होता है जी। इमरान खान बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल। आपको याद होगा इन्होंने कहा कि ये अवाम में जाए, इनको लग पता जाएगा खान साहब को इनके क्या हालात है। जब हम निकले, आप अपनी जाती राय बताएं ना सर, पार्टी को छोड़ें, आप अपनी जाती राय बताएं, आपकी एक बड़ी वसी नजर, क्या कहते हैं?
जाती राय में ये 2022 इलेक्शन का साल है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरी भी एक पॉलिटिकल मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे भी 20 साल से इस दश्त में फिर रहा हूँ, एक कारकुन और सियासी कारकुन गली मोहल्ले का। 2022 इलेक्शन का साल है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और इंशाअल्लाह जब खान साहब अवाम में जाएंगे सबको पता चल जाएगा। अभी निकले हैं कि 27 को जलसा हुआ है और उसके मुकाबले में 11 जमातों ने जलसा किया, सबने देखा है। तो इसलिए मेरे भाई अली भाई जो बात आप पूरा पूछना चाहते हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि 2022 इलेक्शन का साल है, इसमें इलेक्शन होगा और उसमें अब क्या सूरत बनती है, क्या निकलती है, वो आपके सबके सामने आ जाएगी। आपने बहुत ही अहम बात की है। यहाँ पर मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। जनाब शौकत बस आपके साथ गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़े ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ज्वाइन किया है अहमद चुनाई साहब ने, जो कि वैसे तो एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं लेकिन सियासत पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और सरमायाकारों को मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखना चाहिए इस पर अपनी राय ज़रूर पेश करेंगे। वेलकम करता हूं अहमद चुनाई साहब आपको। अहमद चुनाई साहब, इस वक्त एक अजीब सी बौखलाहट सी की कैफियत है हमारे सरमायाकारों में, ताजरों में, बिजनेसमैनों में और वो लोग जो कि इस मुल्क के माशी फैसले करते हैं, क्योंकि घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई है इस हुकूमत के जाते ही। ज़ाहिरी बात है इनके हमदर्दान जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे और बड़े बुरे तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि माफिया माफिया कहकर शोर शराबा तो बहुत किया गया है, लेकिन माफिया की पुश्त पनाही दरअसल कुछ ऐसे लोग करते रहे हैं जो खुद भी फंसेंगे, हुकूमत पीटीआई की उसको भी फंसाएंगे अगर ये चली गई तो, या ना भी गई तो उस सूरत में भी फंसाएंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेंगे। इस तरह के लोग जिन्होंने इस हुकूमत के दौरान भरपूर फ़ायदा उठाया है, तिजारत के बजाय उन्होंने बेसिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन है उसमें आप हालत देखें, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे इस्लामाबाद का। आप जानते होंगे इस बात को कि इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जहाँ तक आप सुने देखिए कि रावलपिंडी का आगाज़ होता है वहाँ तक हाउसिंग सोसाइटियाँ ही हाउसिंग सोसाइटियाँ सत्यानाश करके रख दिया है। और अब वो ज़ाहिरी बात है जब ये हुकूमत जाएगी अहमद चुनाई साहब तो बहुत बड़ी क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी। आप भी चूँकि उस इन्वायरमेंट को देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की आंखें और कान खुले हुए हैं, और बराबर में ही जैसे मैंने बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर कुछ और भी है पार्लियामान के अलावा, तो वहाँ पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन और पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बशमूल कराची बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, घबराए हुए हैं। इमरान खान साहब के जाने के बाद क्या होगा, जनाब बताइए क्या होगा? बात यह है कि पाकिस्तान में हर तीन चार साल बाद हुकूमत बदलती है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, और जो भी नई गवर्नमेंट आती है अपनी इस्लाहात लेकर आती है और नए नए अमेंडमेंट्स इन तमाम चैलेंजेस को जो है दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं अहमद चुनाई साहब। आवाज़ का मेरे ख्याल थोड़ा बहुत मसला आ रहा है, लेकिन यह है कि नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हालिया जो मेरा विज़िट था इस्लामाबाद का, उसमें मैंने देखा कि इतने खूबसूरत शहर का किस तरह बेड़ा गर्क किया गया है, उसका सत्यानाश कर दिया गया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, उसकी लिविंग एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया गया है। पूरे शहर के इर्द गिर्द मेरे ख्याल अगर शेर शाह सूरी हयात होता और जीटी रोड के ऊपर जिस तरह वो देखता है कि बेईमाना तरीके से रियल एस्टेट, पागलों की तरह रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के मंसूबे लगाए गए हैं, और वो जो इलाका है पूरा, जो हमारा पूरा खित्ता है, उसको जिस तरह से तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। चप्पा चप्पा वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गई है, बेड़ा गर्क, हर तरह से पानी के जितने नेचुरल वाटर कोर्सेज हैं उनको पोल्यूट कर दिया गया है।
जो उस खित्ते के अंदर सारे इलाके नेचुरल फीचर्स थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो मैं अहमद चुनाई साहब असल में बड़ी गहरी बात कर रहा था, चूंकि आपका भी वहां पर बड़ी निगाह है, तो आपको पता होगा कि बिलखुसूस इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे अंकल्स हैं और आंटीज हैं जो बेचारे बड़े दबे पिसे बैठे थे, क्योंकि ये हुकूमत के जो हमदर्दान हैं ज़्यादातर वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग फंसे भी हैं, कुछ पाकिस्तान से चुपचाप निकल भी गए होंगे। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप बात कर रहे थे उसको भी मुकम्मल कर दें, साथ में ये भी जोड़ दें कि ये दबाव किस हद तक जाएगा। जी देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि ये नई गवर्नमेंट जब भी आती है, पाकिस्तान में 3-4 साल बाद नई गवर्नमेंट आती जरूर है, चाहे वो हेड चेंज हो जाए या चाहे पार्टी चेंज हो जाए, और अभी इस वक्त पूरी सूरत हाल जो है वो हमें सामने नजर आ रही है। जाहिर है जो गवर्नमेंट आती है अपने इंसेंटिव अनाउंस करती है, अपने इस्लाहात लेकर आती है, और ये समझते हैं कि शायद हमने ये अवाम के मफाद में यह काम किया है। कुछ लोगों को इससे फायदा जरूर होता है और कुछ लोग इसके डिसएडवांटेज में भी बहुत रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जाहिर है जब ये गवर्नमेंट अगर जाती है और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो एक जिसको कहते हैं रूटीन हो जाता है कि वो पिछली गवर्नमेंट के नकाइस निकालते हैं और उसके जो भी माइनस पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी सूरत हाल कमोबेश वही रहेगी, और मैं समझता हूँ कि जब ये तमाम चीजें जो है वो सामने आएंगी तो फिर हमें एक्चुअल बात को पता चलेगी कि हुआ क्या है। बाय एंड लार्ज एक मिसाल छोटी सी आपके सामने रखता हूं। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर उनके दिल में एक नरम गोशा था स्टॉक एक्सचेंज के लिए और इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को बेपनाह मराद दी, और उसके अलावा जो है मजे की बात यह है कि बहुत सारी इंक्वायरियां आई SECP की, कहाँ गई किसी को नहीं पता, 2004 वाली भी नहीं पता, 2007 वाली भी नहीं पता। उसकी वजह यह थी कि उनको काफी हद तक सपोर्ट किया गया। लेकिन अब जब इमरान खान साहब यहाँ नहीं होंगे और जो टाइकॉन्स हैं जिनका ताल्लुक इस शोबे से है और वो उनके हमदर्द हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनका क्या बनेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो टाइकून्स होते हैं, उनकी साइडिंग जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती है, या फिर नहीं कोई और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर आती है तो उसके साथ भी वो हो जाते हैं। कारोबारी लोग जो हैं वो अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जो लोग प्योर पॉलिटिकल होते हैं वो जरूर शायद मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन कारोबारी लोग जो हैं वो मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि वो अपना एडजस्टमेंट जो है वो हुकूमत वक्त के साथ कर लेते हैं, और अपने जो कारोबारी एक्टिविटीज हैं उनको नॉर्मल रूटीन पर बल्कि उससे ज्यादा भरपूर तरीके से लेकर आ जाते हैं। ये मेरा बिल्कुल फेयर और सही असेसमेंट है, जो आप पिछले तमाम अदवार में जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका देख लें। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का या किसी भी बड़े ट्रेडर का बुरा असर नहीं होता। बुरा असर अगर होता है तो बड़ी माजरत के साथ पॉलिटिशियन के यहाँ होता है। तो मिसाल के तौर पे आपके सामने चीज रखता हूं कि नवाज शरीफ के हमदर्द एक बड़े सूबे का बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था, जो कि पाकिस्तान के दूसरे सबसे अमीर तरीन आदमी तस्वर किए जाते हैं, तो वो तो काफी दबाव में रहे ना PTI हुकूमत के दौरान। मतलब वो काफी दबाव में रहे, नाम मैं ले नहीं रहा जानबूझ के, लेकिन आपको पता है शहर लाहौर से उनका ताल्लुक है और उनके बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, मुख्तलिफ जगह पर उनका इंटरेस्ट है, तो वो बेचारे बड़े दबाव में रहे ना सर। तो इनके तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे लोग हैं जो कि इनके साथ बहुत ज्यादा फुल टाइम इनके साथ मिले हुए हैं, तो उनका क्या बनेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। 1.5 साल जरूर दबाव में रहे, लेकिन फिर उनका भी एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद देखें बिजनेस एज यूजुअल का चल रहा है, वो बड़ी आबोताब के साथ नए प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, और उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो भी बड़ी तरक्की कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बिल्कुल बरमला सही कहा है, ये एक जरूर फैक्ट है कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपना एडजस्टमेंट किसी भी हुकूमत वक्त के साथ कर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें मेल्ट डाउन हो जाती हैं। फिर वही सवाल रहा कि अगर आप सिर्फ प्योर पॉलिटिकल हैं तो जाहिर है आप पिछली गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट के अताब का शिकार रहेंगे जब तक आपकी अपनी गवर्नमेंट नहीं आ जाती। जहाँ तक आपने अभी इस्लामाबाद और पिंडी की बात की कि नई नई सोसाइटीज आ रही हैं और बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, तो जाहिर है वक्त के साथ साथ जो गलत काम हुए होंगे वो फिर मंजर आम पर भी आ जाएंगे, और इन गलत कामों का खमियाजा भी जो है जिन्होंने ये काम किया है उसको भुगतना पड़ेगा। आज हम बड़े कॉन्फिडेंस से ये क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जा रही है, मुमकिन है कि कोई 2-3 दिन में सोल्यूशन निकल आए और गवर्नमेंट शायद रह भी जाए। तो हम अभी माजरत अभी ऑप्शन ये आ रहा है, ज्यादा पॉपुलर ये हो रहा है कि इमरान खान साहब कहेंगे कि
जो है ना वो ना खेडो ना खेडन दो, वो बेसिकली असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, ये भी एक मसला आ गया अब सामने। डिसॉल्व करने का ऑप्शन तो खत्म हो जाता है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो अब या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला हो या फिर जो है वो रेजिग्नेशन की तरफ जाए। तो हम अभी कबल इस वक्त कुछ नहीं कहते, हम यही कहते हैं कि जो भी हालात बने वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, पाकिस्तान की माशी मुस्तक़बिल के लिए बेहतर हो जाए और पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक सही मानों में वेलफेयर स्टेट का तस्वर देख सके। तो हमारी तो हमेशा से पाकिस्तान में इंडस्ट्री फरोग पाए, पाकिस्तान में लोग जो है वो पर रोजगार रहे और उनकी जो पॉवर्टी एलिवेशन है वो बेहतर होती जाए। बड़ी अहम जो आपने ये बात की, इसको यहीं जोड़ते हैं इसके साथ कि आपने कहा जो प्योर सियासी लोग हैं वो तो फंस जाएंगे, और जो है इसमें प्योर सियासी लोग बिल्कुल फंसेंगे। ख़ास तौर पे वो बड़बोले वज़ीर जो कि अपोजिशन को, मीडिया को गालियां देते रहे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते रहे जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, दुनिया की किरदार कशी की, उन पर अब लिबल के क्या मुकदमे बनेंगे, क्योंकि अब जब बैसाखी हुकूमत की साथ नहीं होगी तो लोग उनके साथ क्या करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए, ख़ास तौर पे वो जो कि इलेक्टेबल्स भी नहीं थे। बड़ी अच्छी बात अहमद चुनाई साहब आपने की, लेकिन जो लोग, अहमद चुनाई साहब मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा, जो लोग इलेक्टेबल्स नहीं हैं, पहली दफ़ा वज़ीर बने, शायद काउंसलर भी नहीं बन सकते थे अपने महल्ले के, अब उनके साथ क्या होने वाला है ये थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को फेवर्स किए हैं, उनके साथ क्या होगा और जिन लोगों ने उनसे फेवर लिए हैं उनका क्या बनेगा? आपकी असल स्ट्रेंथ जो है वो आपके वोटर्स होते हैं। अगर आपके साथ आपके इलाके के वोटर्स हैं और आप सही कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं और आप छाता बरदार नहीं हैं तो आप अवाम की पजीराई आपको हासिल रहेगी, अगले इलेक्शन में भी जो है वो आप इलेक्ट हो जाएंगे। और आप बिल्कुल छाता बरदार के उसमें आए हुए हैं और आपने गलत काम किए हैं तो जाहिर है आगे आकर उनकी चीजें एक्सपोज होती हैं और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। मैं सिर्फ नई, अगर कोई नई हुकूमत आती है या मौजूदा हुकूमत है, उनसे मेरी अपील सिर्फ यही होती है और हमेशा यही रहेगी कि हम इंतकामी सियासत को छोड़कर पाकिस्तान की माशी तरक्की और माशी मुस्तकबिल की तरफ जो है वो ज्यादा जोर दें और उन चीजों को लेकर चलें जिससे हमारे अवाम जो है वो खुशहाल रहे। चुनाई साहब, जरदारी साहब तो छोड़ देंगे, जरदारी साहब में वेंडेटा नहीं है, उनके साथ तो नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत मजालिम किए, भूल भाल गए, साथ बैठ गए, सियासत कर ली, लेकिन आई कैन नॉट से द सेम अबाउट PMLN, क्योंकि वो जाएंगे विच हंट पे, और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में तो वो, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक वापस चाहिए, तो वो तो PTI को ऑब्लिटरेट करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ जी। मैंने